राष्ट्रीय श्रेष्ठ शिक्षक अवार्ड से सम्मानित आज की इस पुस्तक के लेखक आदरणीय श्री केशव जी भाई भट्ट जी, आदरणीय श्री महासुख भाई भट्ट जी, सरपंच टिमाना ग्राम पंचायत, माननीय श्री जीवराम भाई पंड्या जी, पूर्व आचार्य टिमाना प्राथमिक शाला, माननीय श्री प्रफुल्ल भाई सेंजलिया जी, गुजरात प्रदेश के प्राकृतिक खेती के संयोजक, हमारे बीच में जिला के डीएम साहब, डीडीओ महोदय, एसडीएम महोदय, हमारे पूर्व एमपी महोदय और देश विदेश में टिमाना गांव के रह रहे पूर्व छात्र छात्राएं, प्राकृतिक कृषि खेती से जुड़े हुए हमारे सभी भाई और बहनें, इस गांव के सभी सम्मानित आदरणीय बुजुर्गों, युवा बंधुओं, भाई और बहनों, गुजरात प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। प्रत्येक गांव में किसी का भी जाना संभव नहीं है, लेकिन मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आपके टिमाना गांव में दूसरी बार मुझे आने का सौभाग्य मिला। आजकल हरियाणा प्रदेश में दीपावली की छुट्टियां थी, तो मेरा पोता आया हुआ था। मैं उसको भी आज लेके आया कि गांव टिमाना के लोगों का आशीर्वाद दिला कर तुझे लाऊंगा। लो आशीर्वाद खड़े होके सबका करो। ऊपर से बैठे एक बार देखो ना, इतनी माताएं बैठी हैं, इतने बुजुर्ग बैठे, सबका आशीर्वाद लो। ये 7वीं क्लास में पढ़ता है, तो मैंने कहा गांव में पैदा हुए लोग बैठो बैठो। मैंने कहा हम गांव में पैदा हुए लोग हैं और गांव के लोगों की संस्कृति को जानना, उनके बीच में जाना, कैसे वहां रहना, खाना पीना, जीवन शैली, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आपका आशीर्वाद बालक को मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। भाई और बहनों, मुझे अपार प्रसन्नता है कि जिस पवित्र शाला में हम बैठे 152 वर्ष पूर्व हमारे जिन बड़े बड़ेलों ने इस गांव की आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित दीक्षित करने के लिए, उस समय तो अंग्रेजों का राज था, कोई सुविधाएं नहीं थी, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी की व्यवस्थाएं थी। ऐसे समय पे गांव टिमाना के वो बड़ेले लोग कितने दूरगामी सोच के होंगे कि जिन्होंने उस समय यहाँ पर विद्या का बीज बोया था, शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था। उनको नमन है और उनका स्मरण को हम प्रणाम करते हैं। भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी हुई कि दिवाली के ये त्योहार चलते रहे, लगातार आप अब भी व्यस्त रहे होंगे, और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें उपस्थित हैं, भाई बंधु उपस्थित हैं और इस विद्या के केंद्र में उपस्थित हैं। आज हमारे बीच में आदरणीय केशव जी भाई भट्ट, जो इसी गांव के में जिन्होंने जन्म लिया, इसी विद्यालय में जो पढ़े और इसी विद्यालय में जो प्रधानाचार्य प्राचार्य रहे और जिन्होंने पूरे राज्य स्तर में श्रेष्ठ शिक्षक का अवार्ड प्राप्त किया और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्राप्त किया, उन्होंने आपके इस गांव के इतिहास को इस पुस्तक में संजोया है।
ध्यान करो मेरे भाई और बहनों, जो कौमें, जो समाज अपने इतिहास को भुला देता है वो इतिहास के पन्नों से मिट जाता है, और जो कौम समाज अपने इतिहास को संभाल कर रखता ही नहीं अपितु उससे प्रेरणा लेकर भविष्य के निर्माण की ओर बढ़ता है, वो सदा अमर हो जाता है। तो इस काम को आदरणीय केशव जी भाई भट्ट, उन्होंने बाखूबी अपने जीवन के लंबे अनुभव भी लिए और पुराने बुजुर्गों से 800 साल का इतिहास इस गांव का आपके हाथ में आज सौंपा है। इसके लिए मैं उनको भी, आपको भी बधाई देता हूं। आप टिमाना गांव के भाई बहनों से मैं एक और निवेदन करूंगा, मेरे को खाली किसान ही नहीं, मैं शिक्षक रहा हूं आजीवन, मैं खेती भी करता रहा हूं और शिक्षक भी रहा हूं। इस समय हरियाणा प्रदेश में 5 गुरुकुल मेरे चलते हैं, 5, जिनमें 5000 विद्यार्थी भारतवर्ष के लगभग 18-19 प्रांतों के पढ़ते हैं और वो सभी आवासीय विद्यालय हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह अनुभव है कि शिक्षा से बड़ा संपत्ति, पूंजी मनुष्य के लिए दूसरी कोई नहीं। आप सब टिमाना गांव के भाई और बहनों से मैं निवेदन करूंगा, यदि आपने आगे बढ़ना है तो उसका आधार सबसे जरूरी है अपने बेटे बेटियों को बहुत पढ़ाओ लिखाओ, उनको शिक्षित करो और केवल अक्षर ज्ञान नहीं अपितु अपने बेटे बेटियों के बीच में समय बिताओ, उनमें अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार भी दो, उनमें भी अपने कुल के इतिहास, बड़े बुजुर्गों की कहानी सुनाओ और इस देश के महापुरुषों की भी जानकारी उनको हो। संस्कारित बालक हमारी घर की सबसे बड़ी पूंजी है। अपने बच्चों को व्यसनों से बचाओ। आजकल नशे, सारा दिन मोबाइल पर ऊटपटांग दृश्यों को देखना, इन सब चीजों में अपना व्यर्थ समय बालकों को गंवाने से बचाओ। अपने बच्चों को सदा अच्छे मार्ग पर चलाने का प्रयास करो और उन्हें खूब पढ़ा लिखा करके योग्य बनाओ। इस एक शाला ने 152 वर्ष में 7000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ा करके समाज को दी। तो ये उसी का परिणाम है कि इतने साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक समृद्ध गांव में, और मैं जानना चाहूंगा अपनी जानकारी के लिए, आप में ऐसे कितने महानुभाव और भाई बंधु यहाँ हैं जो इस शाला में पढ़े? वाह वाह, ये तो ताली बजाओ अपने लिए, ये तो सारे भाई। तो कितना बड़ा पुण्य इस संस्था ने दिया है। और मुझे बताया गया कि इस गांव में, यहाँ इस विद्यालय में पढ़े हुए बालक, बेटे और बेटियां आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े पदों पर देश और विदेश में शिक्षक हैं, जिन्होंने इस गांव की प्रतिष्ठा, सम्मान को बढ़ाया, गांव की इज्जत को दुनिया में फैलाने का काम किया। उसके पीछे इस शाला का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं सबसे पहले यही निवेदन करके अपनी बात करूंगा कि आप अपने बेटे बेटी में कोई भेद मत समझो। वो जमाना बदल गया। आज तो बेटियां बेटों से भी ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। उन बेचारियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनसे सारे घर के काम ही कराए जाते थे और उनको पढ़ाई से वंचित कर दिया गया था। लेकिन आज जमाना बदल गया। इस समय में लगभग 32 यूनिवर्सिटी हैं इस गुजरात में जो सरकार की,
उन 32 यूनिवर्सिटी का मैं चांसलर हूं। जब भी वहां कॉन्वोकेशन होता तो मैं उसमें जाता हूं, और वो कॉन्वोकेशन में सारे साल की पढ़ाई के बाद जो पदवियां दी जाती, डिग्रियां दी जाती, उन्हें मैं देता हूं, और मुझे वहां खुशी होती मेरी बहनों को। वहां आजकल जिन बहनों को हमने पढ़ाई के अधिकार से वंचित किया था, जिनको पढ़ने नहीं देते थे, आज इस समय 80%, 80% गोल्ड मेडल कोई लेती तो बेटियां ही लेती हैं। आज बेटियां डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, प्रोफेसर हैं, जजेज हैं, और सेना में फाइटर जहाज उड़ा रही। आज बेटियों ने इतिहास बना दिया, और वही देश उन्नति करता है जब स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के समान परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो देश डबल गति से आगे बढ़ता है, डबल उन्नति होती है। बाहर के यूरोप के देश उन्नति क्यों कर पाए? इसलिए कर पाए कि वहां पर महिला और पुरुष में भेद नहीं था। जो अधिकार पुरुषों को थे महिलाओं को दिए, तो बराबर ताकत बढ़ी, तो वो आगे निकल गए। हमारे यहाँ एक कमाता था, 10 बैठ के खाते थे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब 10 के 10 काम करेंगे तो अपने आप आगे बढ़ेंगे। तो अब भारत में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो आपकी इस धरती के लाल हैं, जो गुजरात को श्रेय जाता है, जो महापुरुषों की धरती है, ये कभी महात्मा गांधी के रूप में महापुरुष देती है, कभी स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में महापुरुषों को देती रही है, कभी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में देश को महापुरुष देती रही, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में, जिन्होंने इस देश की गरिमा गौरव को सारी दुनिया में फैला दिया। आज दुनिया की महाशक्तियां, जो हमारे लोगों को कोई घास नहीं डालता था, बड़े बड़े लीडर हमारे विदेशों में जाकर आते थे, कोई पूछता ही नहीं था, लेकिन आज मेरे देश का प्रधानमंत्री जहां जाता है, वहां लोग प्रतीक्षा करते हैं सम्मान के लिए। वहां बसने वाले लोग स्वाभिमान से जीते हैं कि हम उस देश के लोग हैं जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। कितना बड़ा परिवर्तन आया आज इस समय, इन पिछले 10 साल में। इस देश के लगभग 20-25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं। देश में सड़कों का जाल बिछ रहा है, बिजली कभी देखी नहीं थी, आज गांव-गांव में बिजली पहुंच गई। आज एयरपोर्ट बन रहे हैं, बिजली क्या नाम, रेल कनेक्टिविटी इतनी तेजी से विकसित हुई है, और देश में उद्योग की क्रांति है। लेकिन मेरे खेडूत भाइयों, हमने खेती के क्षेत्र में बहुत अच्छी क्रांति की, इसे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हम जिस दिशा में बढ़े, आज वो दिशा खतरनाक साबित हो रही है। इस समय जो रासायनिक खेती हम कर रहे हैं, और पिछले लगभग 75-80 साल से उसके दुष्परिणाम इतने भयंकर आ रहे हैं। आदमी के जीवन की सबसे कीमती वस्तु है उसका जीवन। यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो ये दुनियादारी किस काम की है? पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला हम स्वस्थ हो, निरोग हो, बलवान हो, तभी तो दुनिया के भोग भोगेंगे। आज हो क्या रहा? आज बहुत तेजी से कोई गांव बचा होगा जिसमें कैंसर के रोगी ना हो, कोई घर बचा होगा, रिश्तेदारी जहां डायबिटीज शुगर ना हो, कहीं हार्ट अटैक हो रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े। आप गांव के इतने बुजुर्ग बड़े लोग यहां पर बैठे, 50 साल से बड़ी आयु के, आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं,
क्या 50 साल पहले आपने कभी कैंसर नाम की बीमारी को सुना था? बोलो भाई खेडूत भाइयों, मेरे साथ बातचीत करो, चुप मत बैठो। मैं बच्चे पढ़ाता रहा हूं, मेरी क्लास में चुप नहीं बैठना। समझ में आई? क्या 50 साल पहले आपने कहीं डायबिटीज सुनी थी? कहीं हार्ट अटैक सुना था? कहीं पेनक्रियाज फेल हो गई कि किडनी फेल हो गई सुनी थी? कहीं नहीं थी मेरी बहनों। कोई बीमार नहीं, 100 साल तक स्वस्थ लोग जीते थे। न ये अस्पताल थे, न इतनी बड़ी डॉक्टर्स की टीम थी। लेकिन आज सबसे ज्यादा यदि फल फूल रहा है तो यही उद्योग फल फूल रहा है। हर माँ बाप चाहता बेटे को डॉक्टर बनाओ। क्यों बनाओ? कि इन लोगों ने बीमार होना और इलाज करेंगे तो सबसे ज्यादा कमाई होगी। बनाते ना इसलिए डॉक्टर। आज अस्पताल शहरों में जो खुल रहे, कैंसर के सबसे ज्यादा खुल रहे हैं। उनको पता कि जो खेतों में हम डाल रहे हैं और लोगों को जो खिला रहे हैं, उससे कैंसर होगा ही होगा। भाइयों और बहनों, खेडूत, आप में ऐसे कितने लोग हैं जो खेती करते हैं? हाथ खड़ा करें करता। मेरी माताएं कतई नहीं सहयोग करती। हाँ, अभी तो करो ना जो खेती करती है। आप दोबारा करें, मेरी ध्यान गया। धन्यवाद, बड़ी अच्छी संख्या। अच्छा, ऐसे कौन लोग हैं आप में जो बिना खाने के जीते हैं, जो खाते ही कुछ नहीं और जी रहे हैं? है कोई आप में ऐसा सज्जन जो भोजन लेता ही नहीं? सब लेते हैं ना? खाने वाले तो सभी बैठे हैं ना? तो ध्यान करो आज मेरी बात की, समझो इस बात को। जो खेती करता है, जो खेती नहीं भी करता, भोजन तो हर किसी को लेना पड़ता। साग भाजी फल फ्रूट तो सभी खाते पीते हैं। लेकिन ध्यान से समझो, इस समय जो आप खा पी रहे हैं, भले ही आप गामड़ा में, लेकिन आपका खाना शुद्ध नहीं है। आपका खाना जहरीला बन चुका है। खेडूत भाइयों, अभी 3-4 महीने पहले 12 एग्रीकल्चर वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट दी है। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना में और एक कृषि विज्ञान यूनिवर्सिटी कहां? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी बंगाल में। तो दोनों यूनिवर्सिटी के 12 साइंटिस्ट ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई कि इस समय जो गेहूं और चावल भारत में लोग खा रहे हैं, उनमें 45% पोषक तत्व बचे ही नहीं है। ये रिपोर्ट दी है, मैंने नहीं दी वो रिपोर्ट। वो एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी की यूनिवर्सिटियों की रिपोर्ट है, वैज्ञानिक की रिपोर्ट है। और वो उनकी रिपोर्ट है जो खेतों में यूरिया डीएपी जंतुनाशक डलवाने का प्रचार करते हैं, उन्हीं की रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं आदमी, अब हम पेट तो भर रहे हैं गेहूं चावल खा के, लेकिन उसमें 45% पोषक तत्व जो शरीर को बलवान बनाए, जो शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा करे, ऐसे पोषक तत्व बचे ही नहीं है। और उसका कारण उन्होंने दिया हाइब्रिड बीज का प्रयोग और ज्यादा जंतुनाशक और यूरिया डीएपी का खेतों में डालना। और ध्यान करो मेरी माता बहनों, यहां उन्होंने चालाकी बरती है। चालाकी क्या बरती कि 2 ही फसलों पर रिसर्च करके कह दिया इनमें 45% पोषक तत्व नहीं है। अब आपसे मैं पूछता हूं, बाकी जो साग भाजी है, फल फ्रूट है, पशुओं का चारा है, वो भी तो उसी धरती में पैदा होता है जिसमें चावल और गेहूं पैदा होते हैं। नहीं समझ में आई बात? वो भी तो उसी धरती में। जब गेहूं चावल में कुछ नहीं बचा तो बाकी में क्या बचा होगा? वो भी ऐसा ही है। इस समय केवल पेट भरा जा रहा,
लेकिन उसके बदले में शरीर को जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। और एक रिपोर्ट और आई है, वो रिपोर्ट है कि भारत के लोगों में मोटापा बढ़ रहा है। माताएं, बहनें, भाई बंधु मोटे ताजे तो दिखते हैं देखने में, लेकिन अंदर से खोखले हो रहे, अंदर कुछ नहीं बचा है। ये भी रिपोर्ट है। और ये क्यों है? क्योंकि आहार जो है वो मोटापा बढ़ा रहा, ताकत शक्ति शरीर को नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? ध्यान करो मेरी बहनों और भाइयों। 60 के दशक में, 1960 के दशक में डॉक्टर स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति का जिन्होंने प्रारंभ किया था उनकी देखरेख में, उस समय उन्होंने जब हरित क्रांति शुरू की, खेतों में यूरिया डीएपी डलवाना शुरू किया, तो आपको पता कितना डलवाना था? सिफारिश कितनी की थी? 1 हेक्टेयर में 13 किलो नाइट्रोजन। डॉक्टर स्वामीनाथन ने जब ये यूरिया डीएपी डलवाना शुरू किया पैदावार बढ़ाने के लिए, तो 2.5 एकड़ में 13 किलो यूरिया डीएपी डालने की सिफारिश की थी। और आप कितना डालते हो? बोलो। अरे समझदार किसानों, खेडूतों, बोलो। इस समय मैं हरियाणा का मूल निवासी हूं, हरियाणा पंजाब में 1 एकड़ में किसान 13 थैले, 13 बैग डालता एक साल में, 13 बैग। और डालना था कितना? बोलो ना कमजोर विद्यार्थी हो। 13 किलो डालना था, और आज हम 13 थैले डाल रहे हैं। भाई क्यों इतना बढ़ गया ये? पहले 13 किलो में बहुत पैदावार होती थी, अब 13 थैले बैग डाल करके भी पैदावार नहीं बढ़ रही। उसका कारण क्या हुआ? जब ये 60 के दशक में यूरिया डीएपी की खेती शुरू हुई, तो भारत की सारी धरती बहुत उपजाऊ थी। सारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। जंगल की धरती की तरह पैदावार देने वाली ताकत रखती थी। लेकिन इस समय यूरिया डीएपी डाल करके इस समय सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.234 पे आकर के खड़ा हो गया। वैज्ञानिक लोग कहते हैं, कृषि वैज्ञानिक, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे आ गया वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। तो वैज्ञानिकों की भाषा में, खेडूत भाइयों, हमारे देश की सारी खेती वाली धरती बंजर होगी नहीं, बिन उपजाऊ होगी नहीं, हो चुकी है। अब इसीलिए 13 किलो की जगह 13 बैग डालने पड़ते हैं, 13 थैला डालना पड़ता, इसलिए ज्यादा बढ़ रहे हैं। और इसका दुष्परिणाम, जब इतना यूरिया डीएपी धरती मां में पड़ेगा तो धरती मां जहरीली होगी, इसमें पोषक तत्व बचे ही नहीं है। और ये यूरिया डीएपी जंतुनाशक का जहर पौधों से हमारे अनाज में आता, साग भाजी में आता, फल फ्रूट में आता, गाय के चारे में आता, और वो जहर हमारे शरीर में स्लो पॉइजन के रूप में जा रहा। हम जितने यहाँ पर भी बैठे और देश में हैं, सब जहरीला खाना खाने के लिए मजबूर है, और इसलिए सब बीमारियों के भी दास होते जा रहे हैं। और आज हमारी धरती बंजर हो गई। धरती मां बारिश बरसती है, पानी नहीं पीती, जोर की बारिश होती है एकदम बाढ़ आ जाती है, बारिश नहीं होती तो अकाल पड़ता है। क्यों होता है ये? क्योंकि धरती में अळसिया खत्म कर दिया, सूक्ष्म जीवाणु सारे मार दिए, पक्षियों की प्रजातियां लुप्त कर दी, जीव जंतु खत्म कर दिए। ये हिंसक खेती है।
खेडूत भाइयों, जो खेती आप कर रहे हैं ये पाप की खेती है। क्यों? आप बोलना मेरे पीछे, मां बहन भाइयों बोलो, किसी को जीवन देना पुण्य है या जीवन लेना पुण्य है? बोलो बहनों, किसी को मारना धर्म है या उसको जीवन देना धर्म है? जीवन देना धर्म है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम तो सब जगह मारने का अभियान चला रखा है। ऐसी ऐसी जंतुनाशक दवाइयां आप खेत में डालते हैं, सांप इतना जहरीला होता वो भी मर जाता। हाँ या ना बोलो? मरते हैं कि नहीं? दवाई छिड़कते छिड़कते लोग मर जाते हैं, खाते नहीं, सूंघने से ही मर जाते हैं। कितने होते हैं। मैं जो बदला हूं, मैं भी यही काम करता था अपने खेतों में। मेरे पास कुरुक्षेत्र में, गुरुकुल में 200 एकड़ जमीन है। उस 200 एकड़ में मैं यही खेती करता था जो आप करते हैं, यूरिया डीएपी वाली। लेकिन मेरा एक खेती का कर्मचारी दवाई छिड़कते बेहोश हो गया और उसे हमें 3 दिन इलाज करा के बचाया, नहीं तो मर जाता। ऐसे सैकड़ों लोग देश में खेडूत मरते हैं दवाई छिड़कते हुए। तो जो सूंघने मात्र से मौत की ओर ले जाती, तो खाने से कैसे बचेंगे? और भाइयों और बहनों ध्यान करो, मैं इसीलिए जब मेरे खेत में एक मजदूर बेहोश हुआ दवाई छिड़कते हुए, तो मैंने संकल्प लिया मैं जहर वाली खेती नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास हजारों बच्चे पढ़ते हैं और माँ बाप ने उन बच्चों को मुझे सौंपा। मैं उनको ये जहर वाला भोजन खिलाऊं, ये पाप था। तो मैंने वहां से संकल्प लिया मैं जहर वाली खेती नहीं करूंगा। मैं अपने लाभ के लिए आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद नहीं करूंगा। और मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की। प्राकृतिक खेती, शुद्ध देसी गाय आधारित खेती। ये जो देसी गाय है ना मेरी माता और भाइयों, हम लोग जय तो गौ की लगाते हैं। बोलो गौ माता की, बोलो जोर से गौ माता की। ना दूध पिएंगे ना गौ पालेंगे, गौ माता की हो जाएंगी। क्यों भाई? ना तो गाय पालें और ना गाय का दूध पिए और गौ माता की जय, ये नहीं चलेगा। गाय जो है, मेरे को भी इतना नहीं पता था मैं, जबकि मेरे पास गौएं हैं। मेरे पास 400 गाय 400 गाय हैं। लेकिन मुझे केवल मैं इसलिए पालता था कि वहां पढ़ने वाले बच्चों को शुद्ध दूध मिले। लेकिन गाय में इतना कल्याणकारी भगवान ने उसकी आंतों में फैक्ट्री सूक्ष्म जीवाणुओं की लगा के भेजी है, मेरे को भी नहीं पता था। अब मैंने गाय का गोबर माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट के पास भेजा और मैंने ऊंट का, गधे का, गाय का, घोड़े का, बकरी का, भैंस का, हॉस्टन फ्रीजन गाय का, जर्सी गाय का, सभी के गोबर भेजे मैंने अलग अलग। सब जगह रिपोर्ट 0। लेकिन देसी जो गाय है, कांकरेज है, गिर है, साहिवाल, थारपारकर, राठी, अंगोल, भारत की जो लोकल ब्रीड गाय है, ये तो आश्चर्य है। 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु पाए देसी गाय के गोबर। और देसी गौ माता का गोमूत्र खनिज का भंडार है। खेत में किसी भी प्रकार की बीमारी को आने नहीं देता, यदि सही प्रकार से इस खेती को की जाए। अब मैं 200 एकड़ में यही प्राकृतिक खेती करता हूं और मेरी पैदावार, मेरा उत्पादन रासायनिक जब मैं करता था उससे ज्यादा होना शुरू हो गया और मेरा खर्चा होता नहीं। अभी ये कन्नू भाई जी आपके गावड़ा के ही हैं और मुझे बताइए, हमारे भाई बहन मेरे सामने प्राकृतिक खेती जो करते हैं वो हाथ खड़ा करो भाई। ये देखो इतने लोग, ये बाकी की क्यों नहीं समझ में आती इन वाली बात भाई? बाकी भी तो समझना चाहिए ना। समझदार लोग वो होते हैं जो एक अच्छे रास्ते पर चले तो उसके पीछे चल पड़े।
और गलत पे चढ़े तो दूर हो जाए। अब ये जो खेडूत हैं, इसके खेतों में जाओ, आप जो रासायनिक खेती करते हैं, अपने खेत की मिट्टी को भी आप लेबोरेटरी में चेक कराओ, जो रासायनिक करते हैं, और इन प्राकृतिक खेती वालों के भी खेत की मिट्टी को लेबोरेटरी में चेक कराओ। आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा, इतना अंतर मिलेगा कि मैं उदाहरण देता हूं आपको। जब मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की तो कुछ कृषि वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसी पैदावार बिना यूरिया डीएपी के हो सकती है। तो उन्होंने रात में आते, कभी गैर टाइम आकर के मेरे कर्मचारियों से पूछते थे कि भैया आचार्य जी यूरिया कब डलवाते हैं तुमसे, रात को तो नहीं अंधेरे में डलवाते, ये पूछते थे। वो बोलते थे जी नहीं, हमें तो नौकरी से निकाल देंगे यदि हमें ये कर दिया, और हम क्यों करें, हमने कौन सा पैदावार का लाभ मिलने वाला वो तो वो लेते हैं, हम तो कर्मचारी यहाँ पे। लेकिन उनका दिमाग कब बदला वैज्ञानिकों का, एक घटना सुनाता हूं मैं आपको। हमारे हरियाणा प्रदेश में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी। तो वहां के कृषि वैज्ञानिक एक बार मेरे खेत में ये जानने के लिए कि बिना यूरिया डीएपी के इतनी बढ़िया खेती कैसे हो सकती है, तो उनकी 2 गाड़ियां भर के आई कृषि वैज्ञानिकों की, और वो अलग अलग तालुका में गए। जो उनके मॉडल, उनके जो प्रगतिशील किसान थे, ये यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, वो प्रगतिशील किसान उनको मानते जो सबसे ज्यादा यूरिया डालता, सबसे ज्यादा डीएपी डालता, सबसे ज्यादा जंतुनाशक डालता, वो उसको प्रगतिशील किसान मानते जो जहर डाल करके ज्यादा पैदावार लेता। वो उनके खेतों में गए 5 तालुका में, और खेडूत भाई और बहनों, उन वैज्ञानिकों ने उनके खेत की मिट्टी के सैंपल लिए और 5 तालुका के 5 खेडूत की मिट्टी को आपस में मिलाया, और मिला करके ये आपस में मिलाया, और फिर लैब में उसको चेक किया। तो चेक करने पे पाया रासायनिक जो खेती करते थे उनकी 1 ग्राम मिट्टी में 33,07,000 सूक्ष्म जीवाणु पाए। बताओ कितने पाए, बोलो। 33,07,000 सूक्ष्म जीवाणु कितनी मिट्टी में, 1 ग्राम में पाए। किसकी में पाए, रासायनिक खेती वालों में। फिर वो मेरे खेत में आए, मेरे खेत की मिट्टी उठाई और उसको भी उन्होंने लैब में चेक किया। पता मेरे कितने पाए, 161 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु 1 ग्राम मिट्टी में पाए। समझ में आई बात। रासायनिक वाले में 1 ग्राम में 33,07,000 और मेरे 1 ग्राम मिट्टी में 161 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु। उसके बाद वो कृषि वैज्ञानिक बदल गए और वो अब हमारे ऐसे भक्त बने कि प्राकृतिक खेती का मिशन वही चलाते हैं, वही मेरा सारा काम करते हैं। उनमें डॉक्टर हरिओम तो पद्मश्री अभी की बार भारत सरकार ने सम्मान दिया और सारे देश के वैज्ञानिकों को हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग देते हैं प्राकृतिक खेती, और वही फार्म संभालते हैं। इतना परिवर्तन। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, यदि आप ये रासायनिक खेती करते रहे, आपकी धरती बंजर हो चुकी है। आने वाली पीढ़ियां आप बंजर जमीन देके जाओगे और धरती के नीचे पानी भी नहीं देके जाओगे, हवा भी अशुद्ध देके जाओगे, सबको बीमार करके जाओगे। ये सारा पाप हमें लगेगा। और यदि आप प्राकृतिक खेती करोगे तो आपकी धरती मुलायम बनेगी, पानी पिएगी, वर्षा जल बहेगा नहीं, और अड़सिया खेत में आएगा, सूक्ष्म जीवाणु आएंगे।
हम प्राकृतिक खेती में जीवामृत और घन जीवामृत में यही तो करते हैं। बाजार से कुछ नहीं लाना, बस घर में गाय हो, थोड़ा सा गुड़ चाहिए, थोड़ा बेसन और मिट्टी, इसी से जीवामृत बनता, इसी से घन जीवामृत। आपने समझना। तो आज अभी मैं यहाँ आने से पहले कनु भाई के खेत में हमारी यहाँ की बहनों ने मिलकर, टिमाना की बहनों ने, उन बहनों को बधाई देता हूँ। आई क्या बहन यहाँ पे, जिन्होंने वहां पर जीवामृत का प्लांट तैयार किया, वो बहनें हैं यहाँ? है तो खड़ी हो जाओ ना एक बार, शाबाश, हिम्मत करो, बहादुर बहनें हैं। देखो ना, इनके लिए ताली बजाओ। ये देखो हमारी बहनों ने, इन बहनों को मैं बधाई देता हूं। ये आपके टिमाना से अलग पहचान बनाकर, बैठो बहनों, इन्होंने बहनों ने मिलकर आप पूरे गामड़ा के लिए ये जीवामृत आपको देंगी, बीजामृत आपको देंगी और घन जीवामृत आपको देंगी। इन्होंने यहां प्लांट लगा दिया, मैं ही उसका उद्घाटन करके आया। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इतनी प्रगतिशील बहनें जहां पर होंगी तो काम आगे क्यों नहीं बढ़ेगा। आप जब खेत में जीवामृत, घन जीवामृत डालोगे तो धरती में सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार होगा, असंख्य होंगे, और वही सूक्ष्म जीवाणु धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं। धरती बंजर इसीलिए तो हो गई कि अड़सिया मर गया, सूक्ष्म जीवाणु यूरिया डीएपी जंतुनाशक ने मार दिया। अब मैं आपको अपने खेत के अड़सिया दिखाता हूं। आप बोल चलाओ जी, खेत बंजर कैसे हुआ, वो है इसमें देखना, आपके इसमें चलेगी स्क्रीन में। आपकी धरती बंजर कैसे हुई, किसान भाइयों, ये देखो, ये देखना। अभी आज मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पहुंचा। ये मेरा खेत है। आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 जुलाई में उत्तर भारत में भारी बारिश हुई और कुरुक्षेत्र में भी ये वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोगों के खेत लबालब पानी से भर गए। ऐसी स्थिति में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के अंदर जो अर्थवर्म है, देखो लसिया, एकदम धरती से बाहर निकला और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, उनके बीच में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केंचुए अड़सिया देखो, केंचुआ रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। और हमारे एक एकड़ में 8-10 लाख तक केंचुआ काम करते हैं। और ये भूमि में 8-10 फुट तक जो सीधा छेद बनाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, इससे जाते हैं और इससे आते हैं। इसका परिणाम क्या है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का है, उन छिद्रों के द्वारा ये धरती माँ के पेट में जा रहा है। ये देखो दूसरा आप ये पानी धरती में चित्र देख रहे हैं, देखो परपोटा, इसमें पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। ये सारा का सारा पानी केंचुओं के द्वारा बनाए गए खेतों में छिद्रों में प्रवेश कर रहा है और पड़ोसी खेतों में पानी भरा खड़ा है, उससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन हमारे खेत का जितना भी पानी था, वो केंचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों के द्वारा सारा धरती माँ के पेट में चला गया। यह नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। बंद करोगे इसके लिए आई समझ में बात? आप सोचो थोड़ा सा, ये मेरा खेत था, आपने इतना अड़सिया किसी के खेत में, आपके में? केवल प्राकृतिक वालों में होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां मारने का अभियान नहीं, हिंसा करने का काम नहीं है, वहां पुण्य कमाने का काम है। इनको बढ़ाया जा रहा। एक अड़सिया अपनी जिंदगी में 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म देता है।
और ये अड़सिया जब मरता है तो इसका पूरा शरीर प्रोटीन का है, ये ऑर्गेनिक कार्बन का भंडार है, धरती में ही देता है, धरती उपजाऊ बनती है। और ये छिद्र किए थे ना, परपोटा देख रहे थे, वो सारा पानी मेरे खेत में कितनी भी बारिश हो जाए पानी बाहर नहीं जाता, सारा धरती माँ के पेट में जाता। और जितने रासायनिक खेती करते हैं उनकी धरती बंजर पत्थर कैसे हुई, वो दूसरा वीडियो दिखा भी। ये भी देखो, अभी 5 जून का है, इसी 5 जून का एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, वो चलाना भाई। किसान भाई और बहनों, ये देखो अभी इस 5 जून का, 5 जून 2024 की एक घटना है कि गुरुकुल ज्योतिसर जिला कुरुक्षेत्र में छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण हमने अपने पड़ोसी ऐसे एक किसान से 5 एकड़ जमीन लीज पर ली, भाड़े में छात्रों के लिए ग्राउंड बनाया जा सके। उसकी फेंसिंग के लिए प्रबंधक समिति ने निर्णय लिया। ये देखो धरती पत्थर कैसे, मशीन के द्वारा जमीन में होल करके पाइप लगाकर उसमें तार फेंसिंग की जाए ताकि बच्चे अंदर सुरक्षित रह सकें। तो उसमें ड्रिल मशीन से जब हम छिद्र करने लगे तो जोर लगा करके भी 63 सीसी का इंजन उस भूमि में 2 इंच से ज्यादा क्षेत्र 2 इंच छेद नहीं कर सका इसमें। और अब दूसरी जगह 2 आदमी लगे, जब होल किया वहां पर भी मशीन फेल हो गई। लेकिन फिर हमने विचार किया कि ये जमीन इतनी कठोर क्यों है। ये देखो, ये हाल है गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जिस जमीन में हम, ये मेरा खेत है, अब इसमें लेके आए, क्या वो भी जमीन इतनी कठोर है? तो हम ड्रिल मशीन को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों में लेकर के गए। तो वहां पर जब ड्रिल की गई तो कुल 30 सेकंड में 2.5 फीट गहराई तक ड्रिल मशीन ने छिद्र बना दिया। वो आप इन चित्रों से भी देख सकते हैं। ये देखो मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, ये देखो, ये सब कुछ अंतर किस बात का है कि हमने देखा कि जिस किसान से हमने ग्राउंड के लिए जमीन लीज पर ली है उसमें किसान पिछले 40-45 वर्षों से केवल रासायनिक खेती करता है, जिसका परिणाम यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ने सभी केचुए, अर्थवर्म मार दिए, अड़सिया सूक्ष्म जीवाणु खत्म कर दिए, धरती पत्थर बन गई, बंजर बन गई। इसका परिणाम है कि इस समय भारत की धरती पानी नहीं पी रही। वर्षा जल जब बरसता है तो ऊपर वाली 6 इंच मिट्टी को बहा करके ले जाता, बाढ़ आ जाती है और भूमिगत जल को हम ट्यूबवेलों के द्वारा, पंप्स के द्वारा खींच करके निकाल रहे हैं और वर्षा जल धरती माता पी नहीं रही है। इस कारण भूमिगत जल घटता जा रहा है, जमीन बंजर होती जा रही, पत्थर होती जा रही, जबकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र कर आई समझ में बात। ये अभी 5 जून की बात है, ये मैंने नहीं किया, ये स्वाभाविक घटना देखिए। सारे अभी मैं 1 महीना पहले बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बुलाया। वहां के वैज्ञानिकों ने कहा कि बीकानेर में रेत के टीबे हैं, रेगिस्तान है, लेकिन वर्षा होती तो बाढ़ आ जाती है। क्यों? वो रेत के टीबे भी पानी नीचे नहीं पी रहे। साइंटिस्ट ने बताया कि धरती के नीचे एक बड़ी लेयर पत्थर की बन गई, ऊपर ऊपर पानी रहता, नीचे जा ही नहीं पा रहा। नीचे पानी कैसे जाए? ये यूरिया, इसमें 45% तो नमक है जो उस धरती की परत को, सूक्ष्म जो कण है उनको पत्थर बना देता, वो पानी नहीं पीती। अब जब पानी धरती में नहीं जाएगा तो फिर
ट्यूबवेल पंप से कैसे निकालोगे? आने वाले समय पर जो खेती आप कर रहे हैं ना रासायनिक खेती, तो छोड़ो, पीने का भी पानी नहीं बचेगा जो तरीका हमने अपनाया। ये प्रैक्टिकल है, सारे देश में एक स्थिति बनी हुई। तो मेरे खेडूत भाइयों, आप सबसे मैं नम्र निवेदन करता हूं, पूरे गुजरात में यहाँ प्रफुल्ल दादा बैठे, इनके नेतृत्व में किसानों का कनु भाई वे सामने वाले खेडूत बैठे, इन सब के सहयोग से लगभग 10 लाख किसान खेडूत प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके। आप इसको बढ़ाओ। अब पशुओं को भी कैंसर हो रहा है, आदमी मर रहे हैं, आप फिर भी उसी पे जुटे पड़े। मैं निवेदन करता हूं, आप करना शुरू करो। आपको 1-2 साल में पता लगेगा कि मेरी खेती, धरती का स्वास्थ्य सुधर गया, धरती का पानी भी बढ़ गया, और आने वाले समय पर ऐसी मार्केट विश्वव्यापी बनने वाली है कि आपके उत्पाद बहुत बड़ी कीमत में बिकने वाले हैं। इनका प्रोसेसिंग होगी, मार्केटिंग होगी, इससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ भी जमीन दोगे, अच्छी हवा और स्वास्थ्य पानी भी दोगे, नहीं तो ये पाप से हम बच नहीं सकते। यदि हम इसी खेती को करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों के साथ अत्याचार और अन्याय। टीमाणा गांव के बहुत समझदार भाई और बहन यहाँ पर आए हैं, उनका मैं पुनः अभिनंदन करता हूं, और एक आशा के साथ ईमानदारी से, इतनी बार दूसरी बार आया हूं आपके बीच में, तो कुछ तो शुरू होए। 151 ने तो खेती शुरू कर दी, अब बाकी जो करेंगे वो भी हाथ खड़ा करके बताओ करेंगे कि नहीं? बोलो भाई ईमानदारी से, वाह वाह, इनके लिए भी ताली बजाओ। आपको पुण्य मिलेगा, नहीं कितनी भी भक्ति करते रहो, कितनी पूजा पाठ करो, यदि आप जीवों को मारते रहोगे तो पाप लगेगा। इनको बचाना है और मानवता और पर्यावरण को बचाना। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं टीमाणा गांव के इस शाला में इसके 152वीं इसका जन्म जयंती, इसकी 152 साल पहले जिसकी स्थापना हुई, यहाँ पर पूज्य बापू सीताराम जी, केशव जी भाई भट्ट जी, प्रफुल्ल भाई सेंदलिया, मासुख भाई भट्ट जी और जीवन भाई पंड्या जी, और जितने भी यहाँ पर हमारे प्रतिष्ठित, हमारे प्रशासन के उच्च अधिकारी, डीएम साहब, डीडीओ साहब, एसपी साहब, जितने भी लोग आप सब आए, सबके प्रति मैं बहुत शुभकामनाएं। तो दिवाली का मौका था और नव वर्ष भी शुरू होगा गुजरात में, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जीवन सुखमय हो, घरों में सुख शांति हो, आप फलते फूलते रहें, खूब आगे बढ़ें, और प्राकृतिक खेती के इस पवित्र मिशन को देव तुल्य समझ करके आगे बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।